नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी के द्वारा जो है अभी कुछ एग्ज़ाम्स की जो है एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दी गई है, जिसके अंदर जो है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का भी जो है एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दी गई है। जो आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम होना है, आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होना है वो आपका 2 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक ये जो एग्ज़ाम डेट है ये बताई गई है। इसके साथ साथ जो है टेक्नीशियन की, जेई की और एएलपी की ये एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। तो आई होप आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से चल रही होगी। तो आज से जो है हम यहाँ पे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है वो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 2018 और 19 में जो एग्ज़ाम लिया गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए थे, जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था वहां से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। कोई भी एक क्वेश्चन जो है अलग से नहीं डाला गया, सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ से आज से हम जो है पूरी वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 शिफ्टों में ये जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। यहाँ पे हम टोटल 23 शिफ्ट देखने वाले हैं। तो आप जो है इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर वाले बच्चे तो इस वीडियो सीरीज को देखेंगे ही देखेंगे, साथ में जो एएलपी वाले हैं, जेई वाले हैं, टेक्नीशियन वाले हैं, वो बच्चे भी इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जीके जीएस जो है वो सभी एग्जाम में पूछे जाने वाली है। और जो आरआरबी रेलवे है वो अपने क्वेश्चंस को जो है वो बार बार रिपीट करता रहता है। तो यहाँ से जो है आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में जो है 50 क्वेश्चन जो है जीके जीएस के पूछे जाते हैं। तो काफ़ी सारा जो है वेटेज इसका जीके जीएस का हो जाता है, इसीलिए आपको ये वीडियो सीरीज देखनी बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ में इसकी जो पीडीएफ है वो भी हम बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं। और जो फ्री पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में जो है आप डाउनलोड करके अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आंसर वहाँ पे आपको नहीं बताएंगे, आंसर आपको यहीं पे बताएंगे। और उस पीडीएफ को जो है टेस्ट को आप टेस्ट के तौर पर जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आज से ये जो है रोज़ रात को 9 बजे हमारा वीडियो सेशन आ जाएगा, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। चलते हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य डैश है। तो उद्योग आधार मेमोरेंडम जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना ही उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको ये याद रखना है, उद्योग आधार जो मेमोरेंडम योजना है ये कब अधिसूचित की गई थी? तो ये की गई थी 18 सितंबर 2015 को जो है ये अधिसूचित की गई थी उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि ट्रांस साइबेरिया रेलवे जो है ये सेंट पीटर्सबर्ग को डैश से जोड़ता है। जो ट्रांस साइबेरिया रेलवे है ये सेंट पीटर्सबर्ग को है किससे जोड़ता है? तो ये किससे जोड़ता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्लादिवोस्तोक को जो है सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है। इसके बारे में आपको इतना याद रखना है, ये जो ट्रांस साइबेरिया रेलवे है ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी जो है लंबाई आप याद रखना, लंबाई जो है आपसे पूछी जा सकती है। लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 9289 किलोमीटर। तो 9289 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाएगी। और इसे 1891 से 1916 के बीच में बनाया गया था। तो ये भी आप याद रखना, इसे जो है कब बनाया गया था? तो 1891 से 1916 के बीच में जो है ये बनाया गया था ट्रांस साइबेरिया रेलवे को। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? तो ये जो महमूद बेगड़ा थे ये किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात क्षेत्रीय साम्राज्य के जो है ये महमूद बेगड़ा प्रसिद्ध सुल्तान थे। इनके बारे में इनको आपको ये याद रखना है, इनका जो नाम था, इनका जो महमूद बेगड़ा का नाम था, तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था, असली नाम था इनका सुल्तान। यहाँ पे आप याद रखना
सुल्तान अबू नसीरुद्दीन, सुल्तान अबू नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, ये इनका असली नाम था महमूद बेगड़े का। तो ये इनका असली नाम याद रखना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है जो अहमद शाह अब्दाली था, अहमद शाह था, उसके ये परपोते होते थे। ठीक है, तो महमूद बेगड़ा जो थे ये किसके परपोते थे? तो ये मोहम्मद माफ़ कीजिएगा, अहमद शाह के जो है ये पोते होते थे। उसके बाद जो है इनका महमूद बेगड़ा नाम कैसे पड़ा? तो इन्होंने पावागढ़ और जूनागढ़, पावागढ़ और जूनागढ़, तो इसके जीतने के बाद ही, इन दोनों को जीतने के बाद ही जो है इनका नाम महमूद बेगड़ा पड़ गया था। और इतनी जानकारी और आपको याद रखनी है, इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो चंपानेर को। तो चंपानेर को जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के संबंध में 4 कथन दिए गए हैं और ये पूछा गया कि कौन सा कथन जो है इनके अंदर सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई है। ये कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा और यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट में कहा गया है कि गतिज श्यानता की इकाई क्या है? ये साइंस से रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो गतिज श्यानता की जो इकाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाइज जो है इसकी इकाई हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन पे, ये साइंस से रिलेटेड है, ये आप देख लेना अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे जीके जीएस जो है उसी का जो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। वैसे भी आपको जो है टिक मार्क करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आंसर इसका क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से जो है जाना जाता है? तो कौन सा महाद्वीप है जो द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है जो महाद्वीपों में से द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो अफ्रीका के कुछ ऐसे क्षेत्र अभी भी है, कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ तक मानव अभी तक नहीं पहुँच पाया है, इसीलिए जो है अफ्रीका को द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? तो पहाड़ी जो होती है, पहाड़ी की निचली सतह होती हैं, जैसे कि ये पहाड़ी होती हैं, इनकी जो निचली सतह होती हैं और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा जो खनिज होता है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है प्लेस डिपॉजिट, जो है प्लेसर डिपॉजिट इनको बोला जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो ग्रीनलैंड जो है किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के अंतर्गत जो है ग्रीनलैंड आता है। ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। आपको ये भी याद रखना है जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड जो है ये किस किस महासागर के बीच में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आर्कटिक और अटलांटिक, इन महासागरों के बीच में ये अवस्थित है और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीपीय शेल्फ का हिस्सा है। ग्रीनलैंड की राजधानी कौन सी है? तो राजधानी भी आप याद रखना इसकी, तो राजधानी जो है ग्रीनलैंड की ये हो जाएगी नूक। और ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी आप याद रखना, सबसे बड़ा द्वीप है।
ठीक है, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे ये पूछा गया है आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो आधुनिक ओलंपिक खेल जो हैं ये कितने दिनों के लिए जो है ये आयोजित किए जाते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 दिन तक जो है आधुनिक ओलंपिक खेल जो है वो आयोजित किए जाते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी याद रखनी है, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 6 अप्रैल 1896 को जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक की जो है शुरुआत कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1896 को इनकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में जो है वो पाए जाते हैं। तो बीहड़ आमतौर पर किस नदी के बेसिन में पाए जाते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंबल नदी में चंबल नदी के बेसिन में जो है बीहड़ आमतौर पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। इसकी थोड़ी सी आप ये भी याद रखना, चंबल नदी के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिएगा। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के महू, माफ कीजिएगा इंदौर जिले के महू, इंदौर जिले के महू से मांडव के पास विंध्य पर्वतमाला के विंध्य पर्वतमाला से यह जो है निकलती है, उत्तरी ढलानों पर जानपाव पहाड़ियों से ये निकलती है और यह नदी 1024 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई भी आप याद रखना, लंबाई कितनी हो जाएगी, 1024 किलोमीटर इसकी जो है ये लंबाई हो जाएगी। चंबल नदी के बारे में इतनी आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के विंध्य पर्वतमाला जानपाव पहाड़ियों से ये निकलती है और लंबाई ये है 1024 किलोमीटर। नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है, तो ये भारत के ही राज्य है जहाँ पर ये होती है। तो ये सबसे पहले कहाँ होती है, आप जो है एग्जैक्ट नाम सब याद रख लीजिएगा। तो मोसिन राम जो है ये भारत का जो है यहाँ इस स्थान पर जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और ये जो मोसिन राम जगह है ये किस राज्य में पड़ती है, तो ये मेघालय राज्य में पड़ती है। ठीक है, मौसिम राम की स्टेट में पड़ता है, तो ये मेघालय के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कहा गया केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये किसने की थी, ये की थी RS सरकारिया ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि RS सरकारिया। अब आपको ये याद रखना है RS सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये गठन हुआ था 9 जून 1983 को। 9 जून 1983 को जो है RS सरकारिया का गठन किया गया था। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है रिले शब्द डैश से संबंधित है। तो रिले जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है, थ्रोइंग से, रनिंग से, फेंसिंग से या फिर वेट लिफ्टिंग से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रनिंग से जो है ये शब्द जो है संबंधित हो जाएगा। रनिंग जो स्पोर्ट्स होता है उसके अंदर रिले शब्द होता है। आप ये मान के चलिएगा जैसे कि ये 400 मीटर की दौड़नी है,
एक एक यहाँ पे है 100 मीटर का पॉइंट, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो पहला आदमी जैसे यहाँ पे भागेगा तो ये अपने हाथ में एक डंडी सी लेके भागेगा, और यहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ये अपने पार्टनर को दे देगा वो डंडी, और फिर वो डंडी लेकर जो है इसका पार्टनर आगे रनिंग करेगा। इसी को जो है रिले शब्द बोला जाता है, यानी कि रिले रेस इसको बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं जो हैं वो स्वीकृत हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में, भाषाएं स्वीकृत है नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हॉर्नबिल त्यौहार के बारे में पूछा गया, काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी और रेलवे का, बार बार इस क्वेश्चन को जो है ये पूछ लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार जो है वो मनाता है। तो कौन सा राज्य बनाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो नागालैंड राज्य है इस त्यौहार को मनाता है। और आपको ये भी याद रखना है किस महीने में ये मनाता है, तो हर साल दिसंबर के महीने में ये त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि अगले महीने ये जो त्यौहार है ये मनाया जाएगा। 1 से 10 दिसंबर के बीच में जो है हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है नागालैंड राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद के अंदर जो है वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 280 अनुच्छेद के अंदर ऐसा गठन किया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280 के अंदर वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। इस क्वेश्चन के बारे में आप इतना याद रखिएगा, वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो ये गठन कौन करता है, गठन हमारे राष्ट्रपति करते हैं। गठन हमारे जो है ये राष्ट्रपति करते हैं। और वित्त आयोग कितने सदस्यीय आयोग है, तो इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है, इसके अंदर जो है एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। 4 अन्य सदस्य होते हैं। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। और आप ये मुझे बताइएगा कि नीति आयोग की स्थापना जो है किसके स्थान पर की गई थी। और आप इतना याद रखिएगा जो ये नीति आयोग है इसको कब जो है लाया गया था, यानी कि कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा किसके स्थान पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी है। तो कामसूत्र जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वात्स्यायन के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसके द्वारा लिखी गई है, वात्स्यायन के द्वारा ये लिखी गई है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। जो एक्सरे है इसकी खोज किसने की थी, तो एक्सरे की खोज किसने की थी, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विल्हेम कॉनराड रोंटगन इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी में थोड़ा सा अलग कन्वर्सेशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन रोंटगन के द्वारा जो है मैं बोल रहा हूँ इसको थोड़ा सा आप सुनने की कोशिश कीजिएगा। विल्हेम कॉनराड रोंटगन जो थे इनके द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। कब की गई थी, 1895 में की गई थी। ये आप याद रखना, 1895 में एक्सरे की खोज किसने की थी, रोंटगन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है। तो एक बड़ी सजा को अगर हल्की सजा में परिवर्तित कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है लघुकरण। तो लघुकरण इसको बोला जाता है, एक बड़ी सजा को छोटी सजा में कन्वर्ट कर देना ही लघुकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि साइंस से रिलेटेड पूछा गया है, इसको भी देख लेते हैं। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ये कार्बन का जो है क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस से रिलेटेड पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये श्रृंखलन कहता है या श्रृंखलन कहलाता है। कार्बन के द्वारा जो अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की जो विशेषता होती है उसको क्या कहते हैं? उसको श्रृंखलन कहते हैं। कड़ी बाय कड़ी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ये बोला गया है, पहले अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो पहले अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है ये कब किया गया था? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये 1990 में जो है पहले अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। आपको ये याद रखना है कब किया गया था। 1990 में इसका गठन किया गया था और अंतर्राज्यीय परिषद इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद इसकी जो स्थापना है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1990 में पहले अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? तो लेपाक्षी मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में जो है लेपाक्षी मंदिर स्थित है। तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में, आप एग्जैक्ट लोकेशन भी याद रखना। अनंतपुर जिले में, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में यह मंदिर स्थित है। और यह मंदिर किस साम्राज्य के काल में बना था? तो यह बना था विजयनगर साम्राज्य के काल में। तो ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। लेपाक्षी मंदिर सबसे पहले कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में अवस्थित है। और किस साम्राज्य के काल में ये मंदिर बना था? तो विजयनगर साम्राज्य के काल में ये बना था। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको ये याद रखना है, 1336 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ये पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? तो व्यक्तिगत खेल कौन सा नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि खो खो जो खेल है इसको कोई एक व्यक्ति नहीं खेलता है, इसको काफ़ी सारे जो हैं व्यक्ति खेलते हैं। इसकी एग्जैक्ट संख्या मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने खिलाड़ी जो हैं एक टीम के अंदर होते हैं। ठीक है, खो खो एक व्यक्तिगत खेल नहीं है। बाकी लंबी कूद, स्प्रिंट और मैराथन जो है ये तीनों ही एक जो है व्यक्तिगत खेल हैं। उसके बाद आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, जो कि हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री थे। इस क्वेश्चन के बारे में आपको ये याद रखना है, राइट ऑप्शन हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था। कब दिया था? तो 1965 में यह नारा दिया था। 1965 में नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा। आज चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में आईएमएफ के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए थे? तो भारत ने किस वित्तीय वर्ष में आईएमएफ के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये वित्तीय वर्ष पूछा गया है। इसके अंदर भारत ने किस वित्तीय वर्ष में आईएमएफ के द्वारा जो है विस्तारित किया गया था, समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 1981-82 में जो है आईएमएफ के साथ जो है विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे भारत ने। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, एक घटना जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से
गर्म समुद्री लहरें जो हैं वो चलती हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एल नीनो। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो पेरुवियन तटीय प्रदेश में गर्म समुद्री लहरें चलती हैं, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एल नीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रसिद्ध खिलाड़ी खशाबा जाधव किस खेल से संबंधित हैं? तो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ये खशाबा जाधव, इनका किस खेल से संबंधित है? कौन से खेल ये खेलते हैं? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुश्ती खेल ये जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं खशाबा जाधव, ये कुश्ती का खेल खेलते हैं। चलते हैं, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? ये बल है, बाल लिख दिया यहाँ पे, तो ये बल आएगा कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोरियोलिस बल जो है इसको बोला जाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल जो है वो बोला जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय निकाय जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ITTF जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हिंदी में मैं बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ जो है इसका नाम हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना की गई थी 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना विलियम हेनरी लोक ने की थी। विलियम हेनरी लोक ने की थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासीय निकाय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। किसने की थी? विलियम हेनरी लोक ने की थी। मुख्यालय हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ हो जाएगा स्ट्रोम्बेली। तो स्ट्रोम्बेली जो है ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको बोला जाता है। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो इतना याद रखना है, इटली के सिसिली द्वीप पर। इटली के सिसिली द्वीप पर जो है ये स्ट्रोम्बेली अवस्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में जो है कोई भी प्रावधान बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये हो जाएगा सांसद। तो अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान जो बना सकता है वो किसके पास है? सांसद के पास ये शक्ति होती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता डैश के द्वारा की गई थी। तो प्रशासनिक सुधार आयोग की जो प्रारंभ में अध्यक्षता है ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी मोरारजी देसाई के द्वारा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें पूछा गया है कि
जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनकोष गर्भाधारण के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्थिनोजेनिस इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? तो सीधी रेखा के सापेक्ष जो वस्तुओं की गति है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एक समान गति जो है इसको बोला जाता है। माफ कीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा सीधी रेखीय गति इसको बोला जाता है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के बारे में जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष है वो होते हैं प्रधानमंत्री। और जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को डैश पैटर्न में रखा गया था? तो हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया था? तो ये रखा गया था ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में जो है इनको रखा गया था। अब आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लीजिएगा। इसकी जो खोज है वो किसने की थी? 1921 में जो है इसकी खोज की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, इतनी जानकारी आपको रखनी है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है पूछा गया है हमारा, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुनी करने की योजना जो है बनाई है? तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड उस समय का क्वेश्चन था, चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, बट इसका राइट ऑप्शन मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई थी? तो ये 2022 तक जो है वो बनाई थी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण में जो है नापा जाता है? तो ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण में नापा जाता है? तो ये कैलोरीमीटर में जो है मापा जाता है। ताप के स्थानांतरण को कैलोरीमीटर में मापा जाता है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। तो किस अनुच्छेद के ये अंतर्गत आता है? तो ये आ जाएगा अनुच्छेद 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो अनुच्छेद 16 के तहत संसद जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर आवास को जो रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, महायान शब्द जो है किस धर्म से संबंधित है? तो महायान जो शब्द है ये किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? तो ऑब्वियसली ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी जो है नेपाल में पड़ती है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, लुम्बिनी में इनका जो है जन्म हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है? तो ये नेपाल के अंदर जगह पड़ती है लुम्बिनी। और इनका जन्म लगभग 490 ईसा पूर्व हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो 490 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, जो कि अनार्य शाक्य कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया था और वह कोलीय वंश की रानी हुआ करती थी। महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी जो होती थी प्रजापति गौतमी।
तो प्रजापति गौतमी ने ही जो है इनका पालन पोषण किया था। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बेसिक सी जानकारी है, इतनी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहा जाता है एपीकल्चर। तो मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो ये एपीकल्चर के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लोथल। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, लोथल का जो प्राचीन हड़प्पा शहर है किस राज्य में स्थित है? तो ये किस में हो जाएगा? गुजरात के अंदर अवस्थित है। जो लोथल जगह है वो गुजरात राज्य के अंदर पड़ती है। और जो हड़प्पा का मैंने ऊपर बता दिया 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। इसके बाद आपको ये याद रखना है लोथल की खोज कब की गई थी? तो ये लोथल की जो खोज है ये हुई थी 1954 में। ठीक है, 1954 में इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला से संबंधित है? तो ये किस वास्तुकला से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मांडू क्षेत्र से। तो हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है पेरीप्लेनेटा अमेरिका का साधारण नाम क्या है? तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिकन कॉकरोच जो है इसका साधारण नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है राष्ट्रपति का अध्यादेश डैश जारी किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश डैश द्वारा जो है वो जारी किया जा सकता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये कब आए थे? ये आप याद रखना 12वीं शताब्दी में भारत आए थे। ठीक है, जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे ये 12वीं शताब्दी में भारत आए थे और अजमेर में इन्होंने जो है अपना केंद्र बनाया था। अजमेर में केंद्र बनाया था। ठीक है, अजमेर में जो है इन्होंने केंद्र बनाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। इतनी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसमें कहा गया इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा जो है एक प्रमुख चाय उत्पादक जो है वो क्षेत्र हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कश्मीर जो वैली है यहाँ पर चाय का उत्पादन नहीं किया जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आज का जो है ये होने वाला है। तो इसमें पूछा गया है कि खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? तो ये एक खेल का नाम है डेकाथलॉन। तो इसके अंदर कितनी स्पर्धाएं होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसके अंदर 10 स्पर्धाएं होती हैं। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे जो डिस्कस किए। और इस वीडियो सीरीज को आप आरपीएफ वाले तो देखेंगे ही देखेंगे, एसआई कांस्टेबल वाले दोनों इसको देखेंगे क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट जो है ये रहने वाली है। साथ में जो टेक्नीशियन वाले हैं, एएलपी वाले हैं या फिर जेई वाले हैं वो भी इस वीडियो सीरीज को देखेंगे क्योंकि आरआरबी जो है वो अपने क्वेश्चनों को रिपीट करता रहता है। इसकी जो फ्री पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर देने वाला हूं, वहां से जो है आप खुद से भी अटेम्प्ट करके जो है अपना आकलन कर सकते हैं। और कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। रोज रात को 9 बजे ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, तो इससे जुड़ना ना भूले। इस वीडियो सीरीज को आपको अंत तक जरूर देखना है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।